दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सत्य ही कहा है, तुम हे ही किचंग आतपंग अखा तारो तथागता। इसका मतलब है कि सफलता के लिए आपको स्वयं ही मेहनत करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना है। नमस्कार दोस्तों, रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर, भारत एकेडमी और विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों प्लेटफॉर्म पर रजनीश तोमर के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन में भी हमें काम आता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल रिलेशन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसमें भी काम आएगा। इकोनॉमिक इसका उद्देश्य है, इसलिए ये इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा, और इसको करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर हम पढ़ा रहे हैं, तो यह एक करंट अफेयर्स के अंदर भी आएगा। तो आज का टॉपिक है दोस्तों अपना ब्रिक्स। हालांकि 11वां ब्रिक्स सम्मेलन नवंबर 2019 में हुआ है, लेकिन उसके बाद ब्रिक्स के और कई छोटे छोटे सम्मेलन हुए हैं। सितंबर तक 2020 तक सम्मेलन हुए हैं। तो आज उन सभी को जोड़ते हुए यह एक नया वीडियो बनाया है, और उसमें कितने टॉपिक को मैं कवर करूंगा वो पहले बताऊं। पहले मैं आपको 11वां ब्रिक्स सम्मेलन जो नवंबर 2019 में हुआ था उसकी चर्चा करूंगा। उसके बाद विदेशी मामलों ऑब्लिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ब्रिक्स मंत्रियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ अप्रैल में 2020 में, उस पर चर्चा करूंगा। फिर 4th ब्रिक्स एंटी ड्रग्स वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ अगस्त में, उस पर चर्चा करूंगा। और 5th ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों का सम्मेलन हुआ सितंबर में, उस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद अब आज हम लोग अक्टूबर में खड़े हैं, नेक्स्ट मंथ ब्रिक्स का फिर से सम्मेलन होगा, तो वार्षिक सम्मेलन आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे लिए पूरे सालों भर इंपॉर्टेंट रहा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, फिर से याद दिला दें, पहले हम 11वां ब्रिक्स सम्मेलन पे चर्चा करेंगे, फिर विदेशी मामलों ऑब्लिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ब्रिक्स मंत्रियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हुआ उस पर चर्चा करेंगे, फिर 4th ब्रिक्स एंटी ड्रग्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग है उस पर चर्चा करेंगे, और 5th ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों का सम्मेलन जो हुआ उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 11वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था उसके चर्चा में होने का कारण क्या है। तो पहला है 13-14 नवंबर 2019 को, 13-14 नवंबर 2019 को ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन हुआ तो चर्चा होगा, हालांकि कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन यह चर्चा हुआ, ठीक है। तो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में हुआ 13 और 14 नवंबर 2019 को। यह है ब्राजील, और यह है ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ये यहां हुआ था। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़े। जो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसका थीम क्या था। तो उसका थीम था दोस्तों, एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, ये 11वां ब्रिक्स सम्मेलन का थीम था दोस्तों। अब आते हैं
इसकी पृष्ठभूमि, ये पृष्ठभूमि आगे का ये दो निकाल देंगे ना तो 2020 में यही लगा करके फिर यही लिख करके मैगजीन आपको बता देगा। पृष्ठभूमि का मतलब है कि ये बना कैसे। अब ये हर साल के लिए आपको काम आएगा, इसीलिए ये बैकअप रहेगा। इसके बाद से 12वां 13वां 14वां आगे जोड़ के पढ़ लीजिए, आपका करंट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो पृष्ठभूमि सबसे पहले। आखिर ये ब्रिक, एस तो बाद में हुआ, साउथ अफ्रीका। ब्रिक शब्द का उपयोग सबसे पहले कौन किया था? ये भाई साहब किए थे। इनका नाम है जिम ओनेल। वर्ष 2001 में जिम ओनेल नाम ने एक अपने रिसर्च पेपर में कहा कि ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन को मिला करके शब्द यूज किया ब्रिक, कि यह एक बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकता है। तो उसने ही सबसे पहले ब्रिक शब्द का प्रयोग किया। उसने कहा कि ब्रिक अगर एक साथ काम करें तो 2050 तक, उसने कहा था आगामी 50 वर्षों में चारों देशों की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी 4 अर्थव्यवस्था होगी। इंडिविजुअल ब्रिक्स तो अकेला सबसे आगे निकल जाएगा, लेकिन इन चारों की अर्थव्यवस्था विश्व की 4 बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होगी अगर ये साथ मिलकर के काम करें तो 2050 में। ये कहा जिम ओनेल ने। अब इस ब्रिक्स संगठन के बनाने में ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, इनको कौन सा तत्व प्रभावित किया? आखिर वो किस कारण से ब्रिक बनाने को सहमत हुए? किसी भी साल पढ़ना है ये, इसलिए ये सबसे आसान पढ़िएगा बढ़िया से दोस्तों। फिर इसके बाद जो ब्रिक आएगा जोड़ दीजिए इसमें, यही करना है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो G20 के भागीदार के रूप में इन चारों देशों ने अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग अधिक विकसित करने की आवश्यकता महसूस की। चूंकि G20 में ये चारों देश भागीदार हैं, तो इनको लगा कि जो हम लोग आपस में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो है क्या कहते हैं जुड़ाव G20 में नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम उससे निकल करके हम एक छोटा संगठन 4 बना लें तो हम इसको ज्यादा नजदीकी के साथ और ज्यादा मजबूती दे पाएंगे। ये इनको लगा, और इससे इनको लगा कि इनके क्या कहते हैं नीतियों में तालमेल बैठ पाएगा। ये एक तत्व था, जिससे कि 20 से निकल के 4 बना लें, वरना 20 में तो चारों थे। ये 4 देश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाना चाह रहे थे। कॉफी का लीडर है ब्राजील, चाय का लीडर है इंडिया। अगर दोनों मिलके पूरे पेय पदार्थ पे कब्जा कर लेंगे, जरा सोच के देखिए। तो ये क्या सोच रहे थे कि अगर हम चारों देश आपस में जुड़ जाएं तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभा पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिकली मजबूत हो जाएंगे। दूसरा, भारत के साथ नॉन अलाइन मूवमेंट के लोग जुड़े हुए हैं, ठीक ना। चीन का अपना अलग कोई संगठन है, मान लीजिए संघाई सहयोग, हर सबका अपना अपना कुछ न कुछ है। अगर हम सब मिलकर के, इब्सा भी एक संगठन है ब्राजील का, इंडिया का, देख रहे हैं ऐसे कई संगठन ये 4 देश मिलके बनाए हुए हैं। अगर सब लोग मिलके एक साथ अगर यूएनओ में अपनी आवाज उठाएंगे तो वहां भी हम मजबूती के साथ अपनी बात रख पाएंगे। भारत और ब्राजील को लगा कि ये दोनों वीटोधारी देश है, अगर ये 2 वीटोधारी देश मेरे साथ आ जाएगा तो ऐसा हालांकि हुआ नहीं, चीन धोखा देते रहा, लेकिन इनको लगा कि अगर आ जाए तो हमको अपना बात कहने में आसानी होगा। या कल अगर यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात का आवाज उठाना हो कि अस्थायी सदस्यता को बढ़ाया जाए, तो 5 में से 2 लोग अगर मेरे साथ होंगे ब्रिक के माध्यम से, तो हम जो है हमारी बात तो कोई वहां रखने वाला होगा। ये इन लोगों को लगा। और रसिया को लगा कि बार बार वीटो लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नॉन अलाइन मूवमेंट के कारण भारत के पास विशाल जो है देशों का समर्थन है, इसको जनरल असेंबली में ही गिरवा सकते हैं अगर भारत का सहयोग हमको मिल जाए। ये चारों देश तीव्र गति से उभरती हुई आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां थीं, और इन चारों देश को लगा कि हम तेजी के साथ जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रोथ कर रहे हैं। सब देश में 2000 के बाद राजनीतिक रूप से मजबूती आना शुरू हुआ। ध्यान रखना है 2014 में नरेंद्र मोदी साहब बने तो वो प्रक्रिया 1 से शुरू हो गई थी। चीन में भी जिनपिंग, इधर पुतिन, देख रहे हैं ऐसे करके सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं
वो धीरे धीरे मजबूत, जिस तेजी से मजबूती आ रही थी उनमें राजनीतिक प्रक्रिया के तहत, कि इनको लगा कि हम अगर 4 एक साथ बैठ जाएं तो हो सकता है कि हम और सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे। इन्होंने यह अनुभव किया कि अगर आपसी आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में तालमेल बनाया जाए, इकोनॉमिक और व्यापारिक संबंधों में अगर तालमेल बनाया जाए तो हम और तेजी से विकास करेंगे। और इन्होंने यह अनुभव किया कि G20 समूह में G7 के देशों के प्रभुत्व को, G20 में तो G7 भी है, तो G7 के देश के अगर डोमिनेंसी को तोड़ना है तो आज, अब जब S हो गया तो हम भी 5 हैं, और उसमें सोचा कि हम ब्रिक 4 तो हैं, हम 4 मिलकर के उस 7 का विरोध कर सकते हैं और हम प्रभावशाली ढंग से G20 पर जो है अपना नियंत्रण बना सकते हैं, ये इनको लगा। और इनके कुछ डेटा थे अपने, जिससे कि ये चारों देश प्रभावित हुए। क्या डेटा था कि चारों देश के पास पूरे वर्ल्ड का 25% लैंड था। लैंड होने से कहीं एग्रीकल्चर, कहीं मिनरल्स, कहीं वाटर, सब कुछ, तो 25% जमीन हम ही 4 देशों के पास है। दूसरा क्या था कि कुल जनसंख्या का 40%, यानी हम कंज्यूमर भी उतने ही बड़े थे। अगर कुछ साझा करते हैं तो अपने ही 4 में बेच करके और हम उसको जो है खपा सकते हैं। और चारों के पास जीडीपी का 22% चारों जो है रिप्रेजेंट कर रहा था विश्व के कुल जीडीपी का। सोचिए, 1/4 लगभग जीडीपी, 40% जनसंख्या, 25% लैंड, अगर ये इकट्ठे होकर के तालमेल के साथ काम करें तो हम कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये था ब्रिक में इन चारों देशों के नजदीक आने के कारक, फैक्टर। अब ये तो नहीं बदलेगा करंट में, यही है दोस्तों जो आप परीक्षा देखे, अभी हम रोज जो सॉल्यूशन दे रहे हैं उसका मूल कारण यही है। ट्रेडिशनल मजबूत करके करंट पढ़िए, देखिए आप कभी नहीं गिरिएगा। मैं करंट तो दे ही रहा हूं ना, सितंबर तक का घटना मैं इसमें दे रहा हूं आपको, लेकिन ट्रेडिशनल भी आपका उतना ही मजबूत होना चाहिए। अब आइए, 16 जून को 2009 को ब्राजील, रूस, भारत और चीन का प्रथम सम्मेलन रूस के यकत्रीनबर्ग में, देखिए यकातेरिनबर्ग में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रूस ने किया था। क्या देख रहे हैं, ब्रिक का पहला सम्मेलन जो हुआ वो 16 जून 2019 को हुआ। इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन के जो हैं राष्ट्राध्यक्ष बैठे और ये रूस के येकातेरिनबर्ग नामक जगह में हुआ। और जाहिर है अध्यक्षता रूस ही करेगा। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि पहला ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्षता कौन किया था। अब आइए, अब सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक के विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ। सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं, विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ और उसमें तय किया गया कि अब दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें हम लोग शामिल कर लेते हैं, सितंबर 2010 में। और तब जाकर के जब ये 2011 में 14 अप्रैल, देखिए लिखा है 14 अप्रैल 2011 को जब चीन के सान्या में ब्रिक का तीसरा सम्मेलन हुआ, अफ्रीका को कब शामिल किया गया, तीसरा सम्मेलन हुआ, तो इसमें दक्षिण अफ्रीका ने भी भाग लिया और तब से इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, धोखेबाज चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये जो है इसका नाम पड़ा। अब इस संगठन का अध्यक्षता कौन करेगा, प्रतिवर्ष बदलेगा बारी बारी से। ब्रिक्स का जो क्रम है, पहले ब्राजील, फिर रूस, फिर इंडिया, फिर ब्राजील, रूस, इंडिया, फिर धोखेबाज चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील, ऐसे करके जो है ब्रिक्स सम्मेलन होगा। ये था बैकग्राउंड। अब एक के बाद सीधा छठा इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि जुलाई 2014 का ये सम्मेलन है। भारत में सरकार बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, विचारधारा नई वाली सरकार आई तो कुछ नया सेटअप होगा। फिर ध्यान रखिएगा, अच्छा खराब नहीं, कुछ नया सेटअप होगा। आज अगर डेमोक्रेट के जगह पर रिपब्लिक जीत जाए या रिपब्लिक के जगह पर डेमोक्रेट जीत जाए तो कुछ न कुछ भारत अमेरिका के संबंधों में बदलाव होगी।
तो नरेंद्र मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनते ही एक नई विचारधारा की सरकार बनी। ध्यान रखिएगा, हिंदूवादी विचारधारा कहना बिल्कुल गलत होगा, डेमोक्रेटिक सरकार है ये। इनकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के मैंने विपरीत नहीं कहिए, अलग हो सकती है। ये हो सकता है फॉरेन पॉलिसी को अपने हिसाब से नए ढंग से सोचना चाहे। और इसके पहले वाजपेयी जी के सरकार को छोड़ दीजिए, तो चूंकि सभी सरकारों को समर्थन कांग्रेस देता था, तो फॉरेन पॉलिसी कमोबेश नहीं बदलता था। तो एक बार इसमें फॉरेन पॉलिसी बदलेगा, नई विचारधारा के जो है सरकार के साथ ब्रिक्स का सम्मेलन होगा। इसलिए हम जरा एक बार छठे ब्रिक्स सम्मेलन को देखें, जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। तो छठा ब्रिक्स सम्मेलन ये है फोर्टेलेजा, ये देखिए समुद्र के किनारे। 2014 में ब्राजील के फोर्टेलेजा में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, छठा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। अब आगे बढ़े हम लोग। इसके शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री, भारत का प्रतिनिधित्व तो नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। इसका थीम था सबका विकास एवं टिकाऊ विकास, सबका डेवलपमेंट लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह था इसका थीम। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ कि एक ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की सहमति हुई। एक ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बने, उसका जगह चुना गया संघाई चीन मुख्यालय, लेकिन इसका पहला अध्यक्षता करने का अवसर भारत को मिला। इसमें यह निर्णय लिया गया कि $100 मिलियन की पूंजी लगा करके इस बैंक का विकास किया जाएगा। सब देश मिलकर $100 मिलियन देंगे और एक रिजर्व रखा जाएगा, आकस्मिक रिजर्व, कि कोई तरह का अगर ब्रिक्स देशों पे आपात आए तो इस रिजर्व से हम लोग काम कर लेंगे। बस इतना ही छठे में हम लोग जानेंगे। अब आ जाते हैं 11वां पे, और यहां के बाद करंट। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन के मुख्य बिंदु क्या थे? तो यह सम्मेलन ब्राजील के ब्राजीलिया में स्थित विदेश मंत्रालय में आयोजित किया गया था। ब्राजील के ब्राजीलिया का जो विदेश मंत्रालय था, उसमें 11वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ब्राजील के विदेश मंत्रालय को इटामारती भवन कहा जाता है, इटामैरेटी पैलेस, इटामैरेटी पैलेस में हुआ था। बस यही है दोस्तों, हिंदी मीडियम के लड़के को घबराना नहीं है। समस्या इतना ही है कि उलझन से थोड़ा दूर हो जाइए। वो जो डर वाला उलझन है ना, आप देख रहे हैं, हम इसीलिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अपने पास ऑथेंटिक अच्छे अच्छे किताब हैं, हम बताएंगे इंटरनेशनल रिलेशन में भी, आप पढ़ के देखिएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगा इधर उधर जाने का आपको। चलिए, अब इसमें भाग कौन कौन नेता लिए थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो या बेल्सोनारो, ये पहला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत के प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, चेहरा खिल जाता है, श्री नरेंद्र मोदी। चीन के राष्ट्रपति, देख के ही लग रहा है कि मने शंका कर रहा है अपने ऊपर, अरे हम तुम पे करेंगे, तुम हम पे क्या करोगे? शी जिनपिंग। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, ये भाग लिए थे 11वें ब्रिक्स सम्मेलन में। इसमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? तो आजकल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। नया सोच होना चाहिए। तो प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को मजबूत करना है, इस मुद्दे पर चर्चा हुई। डिजिटल इकोनॉमी, यह भी चर्चा का आजकल विषय है। तो डिजिटल इकोनॉमी का सहयोग बढ़े, इस पर चर्चा हुआ। संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग का तस्करी और उसके प्रोत्साहन के विरुद्ध जो लड़ाई हो, उसमें ब्रिक्स देश एक दूसरे का सहयोग करें। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड ब्रिक्स व्यापार परिषद के बीच तालमेल, वो जो बैंक बना था और ब्रिक्स व्यापार परिषद है, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे
कैसे बिठाया जाए, इन चीजों पर चर्चा हुई। अब जाने कि इस चर्चा के बाद ब्राजील में जो घोषणा पत्र हुआ, तो ब्राजीलिया घोषणा पत्र क्या था। ब्राजीलिया घोषणा पत्र सबसे पहले कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में यूएनओ की केंद्रीय भूमिका का वकालत किया गया। कोई भी तरह का अगर इंटरनेशनल मैटर है तो उसके सेंट्रल में यूएनओ होना चाहिए रोल, ना कि किसी देश का, वरना उसी पर युद्ध होता है। अभी आप आर्मेनिया अजरबैजान देख रहे हैं, अगर यूएनओ सेंटर में आ जाए तो न्याय होगा। अब बाकी एक देश दूसरे के साथ, दूसरा देश तीसरे के साथ भिड़ जाओ। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के लिए बहुपक्षवाद का समर्थन। ब्राजीलिया घोषणा पत्र में कहा गया कि इंटरनेशनल मैटर पर हम, इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हम जो है वो यूएनओ के साथ खड़े होंगे और इंटरनेशनल लॉ जो है, अंतर्राष्ट्रीय कानून, उसका सम्मान करेंगे। उसके बाद कहा गया कि जो विकासशील देश हैं उनके आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ सहित जो यूएनओ के जितने भी संगठन हैं उसको मजबूत किया जाए। डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ मजबूत होगा तो ही विकासशील देशों का फायदा है। उसके बाद कहा गया कि चीन और अमेरिका के बीच जो व्यापार युद्ध जारी है वो बहुत ही हमारे लिए चिंताजनक है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए उस पर चर्चा करें। और ब्रिक्स विज्ञान, तकनीक और नवाचार कैलेंडर गतिविधि 2019-20 जारी किया गया। अब जाने कि इस सम्मेलन में भारत का पक्ष क्या था। तो विश्व व्यापार में इंट्रा ब्रिक्स व्यापार का हिस्सा 15% है। भारत कहा कि वर्ल्ड ट्रेड में ब्रिक्स के देश आपस में केवल 15% व्यापार कर रहे हैं, इसको बढ़ाइए तब न एक दूसरे को ही लाभ मिलेगा, वरना हम दूसरे देशों के साथ ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। भारत ने सदस्य राष्ट्रों को, व्यापारिक नेताओं को बुनियादी ढांचे सहित अन्य सभी क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। भारत कहा कि विश्व के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो आइए और हमारे यहां निवेश करिए। हम तो चाहते ही हैं कि बाहर से हमको फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट आए, तो निवेश के लिए आमंत्रित किया। भारत ब्रिक्स जल मंत्रियों का प्रथम सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। कहा कि ब्रिक्स के जो वाटर मिनिस्टर हैं वो आइए और एक साथ बैठ करके वाटर का मैनेजमेंट कैसे करें, वाटर को कैसे कंजर्व करें, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और भारत और आतंकवाद का खतरा ये हमेशा उठेगा क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। तो भारत ने आतंकवाद के खतरे को उजागर किया कि कहा कि इसके ही कारण वर्ल्ड इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन का अब तक नुकसान हुआ है। मतलब इस आतंकवाद ने बाकी चीज तो किया ही किया, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को जो है ध्वस्त किया है। इसीलिए पहले इस पर नकेल कसिए, इतना ग्रोथ तो ऐसे ही हो जाएगा। अब आइए 11वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय, जब 5 देश बैठेंगे तो फिर अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से बायलैटरल मीटिंग भी होगा। तो सबसे पहले भारत ने गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर ब्राजील को आमंत्रित किया और ब्राजील के राष्ट्रपति, ये गणतंत्र दिवस के पीछे का देखिए, ये आए भी हैं और हमारे इस साल के गणतंत्र दिवस के वो अतिथि थे। ब्राजील भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा देने का निर्णय लिया, यानी इंडियन पासपोर्ट पर आप बिना वीजा के ब्राजील का यात्रा कर सकते हैं। और दोनों देशों के बीच डिफेंस और अंतरिक्ष में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये था बायलैटरल मुद्दे ब्राजील और भारत के बीच। अब देखें भारत और चीन के बीच क्या हुआ, देख लीजिए। अपना प्रधानमंत्री महोदय बेचारे, हम लोग खुले दिल के भारतीय पूरा हाथ ऐसे उठाए कि नहीं हम दोस्ती स्वीकार करते हैं। इसको देखिए तो मना हाथ तक बढ़ाने में प्रॉब्लम है, इतना जो है मन में पाले हुए है ये जो है। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या भरोसा करेगा आदमी इसके ऊपर। देखिए तो अपने प्रधानमंत्री महोदय को इधर हम हो जाते, देखिए कितना खुला दिल के हैं हम भारतीय,
पूरा हाथ ऐसे हिला रहे हैं कि आइए भाई हम दोस्त हैं, पत्रकार को भी ऐसे कर रहे हैं। इसको देखिए तो मना हाथ तक बढ़ाने में इसको समस्या है। लो लो कब्जा कर लो। अरे तुम ही एक बने हो दुनिया में, क्या कि और भी कोई है जी? खाली ना तुम ही हो और कोई नहीं है। तुम भूल गए हो कि अब 1962 का भारत नहीं है। ये किसी पार्टी का मत समझिएगा स्टैंड। अब रियल में 1962 का भारत नहीं है। हम इतनी तरक्की कर गए हैं कि भिड़ोगे तो मुंह का खाओगे और पीट के जाओगे यहां से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज दोस्त बनोगे तो फिर कितना बढ़िया गाना मनोज कुमार गाए कि हम तो इतने बने भोले लोग हैं, गाना नहीं गाएंगे आपके सामने। इंसान तो छोड़िए, हम पत्थर की भी पूजा करते हैं, नदी को माता मानते हैं। अतिथि देवो भव होता है, इसलिए अतिथि बनकर आओगे सर माथे पर रखेंगे। आप धोखेबाजी करोगे तो अब नहीं, वो एथिक्स सब दिल से निकाल दिए, खत्म हो गया। धोखा करोगे तो पिटोगे, और अगर अतिथि बन के आओगे, मित्र बनकर आओगे तो पूरा गले लगा लेंगे और साथ विकास करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, बस यही। चीनी राष्ट्रपति ने 2020 में तीसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किए, और प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन वुहान में 2018 में हुआ था, 19 में, और द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन पहला वुहान में हुआ और दूसरा शिखर सम्मेलन हमारे यहां चेन्नई में हुआ था। आप देखिए तो आपको फोटो दिखाई देगा कि अपने पीएम साहब कितना खुशनुमा चेहरा में बात कर मैंने हाथ मिला रहे हैं। इसको देखिए तो इसका चेहरे देख के लगेगा अरे जरा खुल के हंस लो भाई, हंसने का भी पैसा लगता है क्या? तो देखिए इसको देख के ही लग रहा है। और अपने पीएम साहब कितना खुला दिल से बात कर रहे हैं, हम भारतीय हैं भाई। तो चलिए अब आगे देखें। वर्ष 20 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना का 70वां वर्षगांठ मनाने का तैयारी का समीक्षा हुआ, और सीमा विवाद सुलझाने के लिए वार्ता का अगला दौर। भारत रूस देख लीजिए किस तरह से कटसी के साथ रूस का राष्ट्रपति अपने प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे हैं। इसको कहते हैं सच्चा दोस्त। देखिए रूसी प्रांत और भारतीय राज्यों के बीच 2020 में एक द्विपक्षीय क्षेत्रीय फोरम आयोजित करने पर सहमति हुआ, और आर्कटिक क्षेत्र का एक बड़ा भाग रूस के अंदर आता है। तो रूस भारत को आर्कटिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया, और हम कहे उनको कि नागपुर सिकंदराबाद के बीच जो मध्य रेलवे की गति बढ़ाना है, उन दोनों के बीच का जो रेलवे ट्रैक का में रेलवे का स्पीड बढ़ाना है, उसमें जो है आधारभूत संरचना के विकास में मदद करिए। और 2020 में जो यहां से गए थे अपने रक्षा मंत्री, रूस के विजय दिवस कार्यक्रम पर पुतिन के आमंत्रण को नरेंद्र मोदी साहब ने स्वीकार किया। 3 देशों के साथ हमारा द्विपक्षीय बैठक भी हुआ था। अब आइए ब्रिक्स के लिए भारत का क्या महत्व है। सबसे बड़ा महत्व यही है कि रसिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और वो रसिया का ही बेटा है, ऐसे समझना है। जिसको इतिहास मालूम है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। 1949 के चीन में जो गृह युद्ध हुआ उसमें रसिया का बैकअप है, तो वो दोनों एक धुरी है, एक्सिस। भारत अगर यहां बीच में जाके खड़ा हो जाए, यानी ब्रिक्स यदि बना रहे, उस एक्सिस को बैलेंस करने में बनेगा कि अगर इधर रूस और चीन है तो इधर जो है क्या हो जाएगा, ब्राजील, भारत और साउथ अफ्रीका, और इसमें बैलेंस को बनाना पड़ेगा रूस को। इसलिए जो है भारत के लिए यह महत्व है। दूसरा कि G20 में अगर ब्रिक्स एक साथ रहेगा तो अपनी बात मजबूती से रखेगा, तो भारत का भी हित इसमें छिपा हुआ है। तीसरा कि भारत को आतंकवाद के विरुद्ध जब भी कुछ कहना होगा तो ब्रिक्स एक मंच होगा जिसके स्टेज पर खड़े होकर के भारत जोर शोर से बताएगा कि देखो आतंकवाद के विरुद्ध हमको लड़ना है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगर अपनी दावेदारी रखना चाहेगा, तो आप जानते हैं कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका अपने अपने कॉन्टिनेंट से भी एक मजबूत दावेदार है।
वो हमको सहयोग करेगा, हम उसको करेंगे। रूस और चीन परमानेंट मेंबर है, इसलिए वो मेरा कंपटीटर नहीं है। तो कल को अगर बैकअप देने की बात होगी तो ब्रिक्स के कारण आंख में जो है थोड़ा सा तो पानी रहेगा। तो हो सकता है कि अगर विरोध भी करना चाहे तो तटस्थ हो जाएगा चाइना, और रूस हमको और ज्यादा सहयोग करेगा। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में अगर भारत शामिल होना चाहता है, हालांकि अब थोरियम के आविष्कार, थोरियम के मिल जाने के बाद, और हम जो तृतीय श्रेणी का, तृतीय चरण का जो हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को अब तो लगभग फाइनल रूप देने जा रहे हैं, तो उसके तहत जब अब थोरियम से ही हमको बिजली बनने लगेगा तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा। लेकिन हम तो साइंस टेक भी पढ़ाते हैं, इसलिए हमको आइडिया है। लेकिन एक न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में यूरेनियम प्राप्त करने के लिए हम अगर उसका मेंबर बनना चाहेंगे तो वहां ये जो है हमको ब्रिक्स मदद करेगा, हमको सपोर्ट करेगा। और भारत में, भारत को यदि कम्युनिस्ट देश आदर्श कोई और हो तो चूंकि अभी ब्राजील में भी साम्यवादी सरकार, चीन में भी, रसिया में भी, तो बाकी किसी कम्युनिस्ट देशों से यदि हमको सहयोग लेना हो तो ब्रिक्स के माध्यम से हम सहयोग ले सकते हैं। अब ब्रिक्स की चुनौतियां क्या है? तो चुनौती यह है कि 2 राष्ट्र एशिया का, 1 राष्ट्र यूरोप का, 1 राष्ट्र अफ्रीका का, 1 राष्ट्र जो है दक्षिण अमेरिका का, इतनी विविधता है। देख रहे हैं ब्रिक्स के राष्ट्रों की विविधता, और उनके जो वैविध्यपूर्ण हित हैं उसके लिए एकजुट होना बड़ा थोड़ा सा कठिन है। दूसरा, ब्रिक्स के सभी देश एक दूसरे से अधिक, क्या कहना चाह रहे हैं, ब्राजील भारत के बीच जो व्यापार है उससे ब्राजील ज्यादा चीन के साथ व्यापार कर रहा है। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच जो व्यापार है उससे ज्यादा साउथ अफ्रीका चीन के साथ व्यापार कर रहा है। इसीलिए इस संगठन में सेंटर में चीन आ जाएगा, इस बात का खतरा है कि संकेंद्रण इसका चीन के पास न चला जाए कहीं। और वैश्विक मंदी, व्यापारिक युद्ध, इन सभी के कारण हो सकता है कि ब्रिक्स में कोई टूट हो जाए। अमेरिका और चीन के बीच जो टकराव चल रहा है उसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका के लिए ब्रिज बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का अमेरिका के साथ भी संबंध उतना ही अच्छा है। ब्राजील और रसिया तुरंत कह देगा कि हम चीन के साथ हैं, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंस है अमेरिका के साथ, क्योंकि वो कम्युनिस्ट है। हमारा थोड़ा सा दोनों का प्रॉब्लम है, तो हमको इसमें कैसे ब्रिज बनाएंगे उस वक्त, जिस वक्त चीन और अमेरिका आपस में खड़ा हो जाएगा, ये एक समस्या है। और कोविड-19 के पश्चात ब्रिक्स के देश और अन्य देश का चीन के प्रति जो अविश्वास बढ़ेगा, उससे निपटना ये अपने आप में एक चुनौती होगा। अब आइए इसका समाधान क्या है। समाधान यही है, पहला कि जब भी किसी फोरम में खड़े होइए तो अपने अपने हितों को थोड़ा थोड़ा जो है छोड़िए और एक व्यापक हित को सामने लाइए, और उस व्यापक हित के साथ जो है आप काम करिए। ब्रिक्स के सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कोई भी निर्णय लेना है तो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया अपना ले कि भाई 5 में 3:2 वोट करा लेंगे। अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बढ़ेंगे तो समाधान यही है, तो फिर ब्रिक्स में जो है कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद सभी देशों के सांस्कृतिक और सभ्यतागत विविधता का एक दूसरे देश को सम्मान करना पड़ेगा। और उसके बाद ब्रिक्स के सदस्य देश विश्व में कहीं भी कोई संकट हो तो उसका शांतिपूर्ण ही हल निकालने का प्रयास करे, ना कि जैसे अजरबैजान अर्मेनिया में युद्ध हुआ, अब ये 5 में से 3:2 हो जाए। नहीं, शांतिपूर्ण सम्मान उसका समाधान निकाले तो ही होगा। इतना सा जानकारी आपको दिए हम 11वां ब्रिक्स के। अब आ जाइए और करंट विदेशी मामलों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ब्रिक्स मंत्रियों का वीडियो सम्मेलन।
ठीक है ना, वीडियो सम्मेलन। ये कब हुआ था? तो 28 अप्रैल 2020 को। 28 अप्रैल 2020 को वर्तमान ब्रिक्स का जो अध्यक्ष है रूस, उसके विदेशी मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। इसमें कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा हुई और इसका अध्यक्ष था रूस का विदेश मंत्री श्री सर्गेई लावरोव। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, श्री सर्गेई लावरोव थे जो इसका सम्मेलन का, कौन सम्मेलन का? विदेशी मामलों ऑब्लिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ब्रिक्स मंत्रियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्मेलन का अध्यक्ष था रूस के विदेश मंत्री श्री सर्गेई लावरोव ने किया था। और भारत की ओर से एस जयशंकर जी जो हैं विदेश मंत्री अपने, वो भाग लिए थे। ब्राजील के विदेश मंत्री थे अर्नेस्टो अराजो जो इसमें भाग लिए थे। चीन के विदेश मंत्री श्री वांग ची इसमें भाग लिए थे और दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री सुश्री ग्रेस नल्दी पंडोर इसमें भाग लिए थे। अब इसमें भारत का दृष्टिकोण क्या था? छोटा सा सम्मेलन है, फिर भी जाने कि नागरिक और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से भारत ने कोरोना में बहुत जोरदार काम किया है। यह भारत का दृष्टिकोण था। दूसरा, भारत WHO के गाइडलाइन के तहत ही जो कोरोना पर काम किया, वो उसका प्रशंसा WHO ने भी किया। यह विदेश मंत्री का कहना था। सार्क देशों के द्वारा कोविड-19 प्रतिक्रिया कोष की जानकारी भी भारत के विदेश मंत्री दिए। सार्क में जो बनाया गया था, सार्क वाला पढ़ाए हैं आपको, आसियान वाला, तो उसमें एक प्रतिक्रिया कोष बनाया गया, रिएक्शन क्या कहते हैं, ट्रेजरी, कि उसमें हम जो है पैसा रखेंगे जिससे कि कोविड-19 से ही खाली लड़ेंगे, उसका जानकारी दिया गया। और MSME को संकट से निपटने के लिए, जो हमारा MSME है उसको संकट से निपटने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होगी, इसलिए ब्रिक्स के देश तैयार रहें एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, ये कहा गया। और अंत में चिकित्सा प्रणाली पर भी जो है जोर दिया गया। और भारत अफ्रीका के साथ, भारत जानकारी दिया, अफ्रीका के साथ 85 देशों को फार्मा सहायता प्रदान किया, दवाई दिया। ये भी है हमारे इस कोविड-19 के दौरान इकोनॉमिक स्लोडाउन तो हुआ, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया। उसका कारण एक ये भी था, जो हम दवाई दिए उससे हमको विदेशी पैसा आया। और कोविड-19 महामारी के बीच अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए $15 बिलियन का जो है विशेष ऋण साधन स्थापित किया गया। ये भारत ने जानकारी दिया। अब जाने 4th ब्रिक्स एंटी ड्रग्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इसमें क्या हुआ? तो 12 अगस्त 2020 को ब्रिक्स एंटी ड्रग्स वर्किंग ग्रुप का 4था सत्र का आयोजन किया गया। ठीक है, यह है एंटी ड्रग्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग। इसमें भारत के तरफ से नेतृत्व कौन किए थे? तो भारत के जो उस समय नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल थे श्री राकेश अस्थाना साहब, वो क्या कहते हैं इसको अटेंड किए थे। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रूस इसका अध्यक्षता किया था। अब इसमें क्या बिंदु है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के इस्तेमाल के लिए किए गए डार्कनेट और आधुनिक तकनीक का मुद्दा उठाया। ड्रग्स ट्रैफिकिंग के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रुझानों पर चर्चा हुई। रिया चक्रवर्ती वाला घटना से जोड़ के देखिएगा। समुद्री मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी जो बढ़ गई है, उस पर अंकुश लगाना चाहिए, यह भारत का दृष्टिकोण था। इसके अंदर भारत 2021 के लिए एंटी ड्रग एक्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसमें क्या शामिल है? नशा मुक्ति सुविधा, नशा करने वालों के लिए ड्रॉप इन सेंटर, नशे के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र और नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। यह भारत का प्रयास है, इसमें भारत ने जानकारी दी। अब आइए 5th ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों का सम्मेलन। 3 सितंबर 2020, सब कुछ करंट आ गया अब आपका। 3 सितंबर 2020 को 5वां ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों के सम्मेलन में
भारत की ओर से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जो थे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। क्या चर्चा हुआ? तो ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक क्षेत्र पर कोविड-19 का प्रभाव। सीधा मेंस का क्वेश्चन ये हो सकता है। ब्रिक्स के अंदर संयुक्त सांस्कृतिक ऑनलाइन परियोजनाओं के संभावित कार्यान्वयन की समीक्षा और कल्चर के विकास के लिए भारत क्या सुझाव दिया। कहा कि ब्रिक्स अलायंस आर्ट्स ऑफ म्यूजिक के तत्वावधान में 2021 के अंत में एक डिजिटल ऑनलाइन प्रदर्शनी हो जिसकी मेजबानी भारत करेगा और ब्रिक्स अलायंस के अंतर्गत वेबसाइट को भी भारत पूर्ण सहयोग देगा। और 21 के अंदर बंधन क्षेत्र और कल्पना सांस्कृतिक सहयोग शीर्षक से भारत के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स न्यू दिल्ली में ब्रिक्स ज्वाइंट प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। बहुत छोटा चीज है, प्रश्न आ जाएगा कि 21 में अलायंस आर्ट्स ऑफ म्यूजिक के तत्वावधान में बंधन क्षेत्र और कल्पना सांस्कृतिक सहयोग, ये शीर्षक होगा इसका। उस शीर्षक से भारत के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स न्यू दिल्ली में ब्रिक्स का एक ज्वाइंट प्रदर्शनी होगा। इस गैलरी में ब्रिक्स के देश अपना कल्चरल चीज लेकर आएंगे और उनका प्रदर्शनी लगाया जाएगा। यह था ब्रिक्स का पास्ट से लेकर के आज तक। अब इस पर देखिए क्वेश्चन कुछ। 11वें ब्रिक्स सम्मेलन का थीम था समावेशी विकास एवं सतत विकास, विश्व स्थिरता, सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए ब्रिक्स की भागीदारी, एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास और व्यापक दृष्टि एवं साझी समृद्धि। सी होगा आंसर। ब्रिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ओनेल, डेविड एडवर्ड, गोल्डमैन सेसे, इनमें से कोई नहीं तो ओनेल होगा। ब्रिक्स की स्थापना के समय निम्न तथ्यों पर ध्यान दें। ब्रिक्स के सदस्य देशों के पास वैश्विक भूभाग क्षेत्र का 25% स्वामित्व। ब्रिक्स के सदस्य देशों की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का 35%, यही गलत हो गया, 40 है। अब ब्रिक्स के सदस्य देश विश्व के 22% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करना। आंसर होगा सी 1 और 3। छठे ब्रिक्स सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह सम्मेलन ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित किया गया। बी, कथनों में असत्य कथन पहचाने, तो फोर्टालेजा में तो किया ही गया था। इसका थीम था सबका विकास एवं टिकाऊ विकास, ये भी क्लियर है। इसमें एक ब्रिक्स बैंक और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था पर सहमति हुई, ये भी ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंतिम बार छठा जब जुलाई 2014 में हुआ तो नरेंद्र मोदी साहब गए थे, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पांचवा, 11वें ब्रिक्स सम्मेलन के संदर्भ में सुमेलित करें। जायर बोल्सनारो नेता का नाम है, नरेंद्र मोदी, सिरिल रामफोसा, व्लादिमीर पुतिन, इसके सामने भारत, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। जानते हैं कि जायर बोल्सनारो जो है वो ब्राजील के हैं, ए में 3। क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी भारत। अब ये क्या बताना है, बी में कितना लोकप्रियता के बारे में बताना पड़ेगा। सिरिल रामफोसा में अगर कंफ्यूजन है तो व्लादिमीर पुतिन रूस है, तो ये आंसर ए हो गया। अब आइए निम्न पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के लिए बहुपक्षवाद का समर्थन और G7 के देशों को ब्रिक्स की सदस्यता से बाहर रखना। उपरोक्त में से किसे ब्राजीलिया घोषणा पत्र में शामिल किया गया? तीसरा को नहीं किया गया है, बाकी को किया गया। आंसर होगा ए। 7वां, 11वें ब्रिक्स सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें ब्राजील ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा देने का निर्णय लिया, यस। चीन ने भारतीय प्रधानमंत्री को चौथे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन दूसरा था और रूस ने भारत को आर्कटिक क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया। 1 और 3 इसका आंसर होगा बी। 8वां, निम्न पर विचार करें। विश्व व्यापार में अंतरा ब्रिक्स व्यापार बढ़ाने का प्रस्ताव, बिल्कुल। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का प्रथम सम्मेलन अभी तक नहीं हुआ है। आतंकवाद के खतरे का उजागर करना। 11वें ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने क्या उठाया था? तो पहला और तीसरा उठाया था। आंसर होगा बी। अब एक मेंस का आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको लिखिएगा। 5 ऐसे उभर रहे शक्ति केंद्रों के रूप में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था ब्रिक्स
21वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के एक व्यापक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होने का प्रयत्न कर रही है, टिप्पणी करें। दूसरा, विश्व की प्रमुख उभर रही अर्थव्यवस्थाओं के समूह के रूप में ब्रिक्स के विकास और कार्यों का उल्लेख करें। भारत इस कार्यात्मक क्षेत्रीय सहयोग में क्या भूमिका निभा सकता है? ब्रिक्स क्या है, भारत की इसमें भूमिका का उल्लेख करें। 11वें ब्रिक्स सम्मेलन के ब्राजीलिया घोषणा पत्र की समीक्षा करें। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में ब्रिक्स के भावी कदम कौन कौन से होने चाहिए। तो इस प्रकार से एक और करंट टॉपिक प्लस इंटरनेशनल रिलेशन को जोड़ करके और अंतर्राष्ट्रीय संस्था को जोड़ करके आपके सामने हम पेश किए। मिलते हैं दोस्तों फिर कभी अगले क्या कहते हैं करंट के टॉपिक में। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।